अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी साजिद ताड़ साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। सर आज बहुत सारी चीज़ें हैं और ख़ास तौर पे हमेशा जो आप मेंशन करते हैं एजुकेशन को लेकर भी यहाँ पर कहा जा रहा है कि जी एजुकेशनल इमरजेंसी लगाई जाएगी 4 साल के लिए पाकिस्तान में। शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट ये कह रही है, पता नहीं करते हैं या नहीं। वैसे तो जैसे आप भी कह रहे थे कि इनका सारा ध्यान तो इस वक्त लोन की तरफ है कि आईएमएफ से मिल जाए या कहीं से मिल जाए। साथ-साथ जो है वो जर्मनी में भी बताया जा रहा है कि जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं, वो तकरीबन 45,000 के करीब पहुंच जाएंगे और बहुत तेजी के साथ हम देख रहे हैं कि भारत जो है वो एजुकेशन पे काम कर रहा है। इसाक डार साहब को जो है वो डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बना दिया है, तो ये सब चीजें यहाँ चल रही है, कैसे देखते हैं आप इनको? आरज़ू, सबसे पहले तो मैं कुछ दिन मेरी गैर हाजिरी रही आप देखने वालों से। एक तो मैं, आपको पता है, पॉलिटिकल वर्कर हूँ मैं। साथ हमारे इलेक्शन अपने जो है वो भी जोरों पर है, तो मैंने उसमें भी कुछ टाइम देना होता है। मैं माजरत के साथ कि मैं उसमें ट्रैवल कर रहा था अपनी कैंपेन, ट्रंप साहब की कैंपेन के हवाले से। दूसरा, पाकिस्तान से कई जोक जो है नए सुने जा रहे हैं। एक जो एजुकेशन इमरजेंसी है, एक जोक से ज्यादा नहीं है। उसकी वजह यह है कि पैसा खाने को नहीं है कुछ भी, तो एजुकेशन किससे देंगे? देखिए ना, हवा से तो एजुकेशन नहीं आती ना। स्कूल बनाने से टीचर आएंगे, और जो पॉलिसी बनाने वाले हैं आपके, वो उनके बच्चे तो सब लंदन पढ़ रहे हैं, टोरंटो में पढ़ रहे हैं, रिहायशें हैं उनकी। उनको क्या जरूरत पड़ी है गरीब के बच्चे को पढ़ाने की? हाँ, दुश्मन के बच्चे को पढ़ा लेंगे, ये वो गाने तो बनाए इन्होंने। गरीब का बच्चा नहीं पढ़ेगा पाकिस्तान में, क्योंकि उसको तो खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा। तो घास खाएगा तो वो पढ़ेगा किस तरह? दूसरा, इस वक्त टोटल मैंने बल्कि आज एक ट्वीट भी किया है आईएमएफ की खबर के साथ कि आपको 1 बिलियन कुछ तो मिल गया है मेरे ख्याल में, और 6 से 8 बिलियन मजीद मांगा जा रहा है, जिसमें मैंने अपनी तशवीश का इजहार किया है कि क्या आईएमएफ भी ये पाकिस्तान की एलीट के फ्रॉड में इन्वॉल्व है? क्या आईएमएफ आंखों से अंधा हो चुका है कि कोई भी पाकिस्तान के ग्रास रूट इश्यूज के बारे में बात नहीं कर रहा, सिर्फ कर्जे लूटने के चक्कर में है? और क्या आईएमएफ ये क्यों इस चीज को इग्नोर क्यों कर रहा है? पाकिस्तान के अंदर आईएमएफ ये क्यों नहीं देखता कि आपका हर प्रोजेक्ट करप्शन से भरा पड़ा है? 11 बिलियन डॉलर की प्रॉपर्टीज दुबई में जो है वो सारी दुनिया को पता है कि इन्होंने खरीदी है। 11 बिलियन तो सिर्फ कुछ भी नहीं है। जो लंदन आधा खरीद लिया इन्होंने, टोरंटो आधा खरीद लिया। आईएमएफ आंखों से अंधा है कि एक ऐसे कंट्री को मुसलसल पैसे दे रहा है जो पैसे पाकिस्तान पहुंचते ही नहीं है। क्या पाकिस्तान के साथ ये दुश्मनी के मुतरादिफ नहीं है कि पाकिस्तान के जो रूलिंग एलीट है, इनको 8-8 बिलियन के पैकेजेस दे रहे हैं और इन्हें पता है वो पाकिस्तान पहुंचेगा नहीं है। बल्कि मेरे जैसे बंदे यहाँ पे परेशान हैं, जिनकी खून पसीने की कमाई ये दे रहे हैं। मैं अमेरिका में जो कमाता हूं उसमें से आधा तो ये टैक्स ले लेते हैं, और वही पैसा फिर मुझे इन करप्ट लोगों को दे देते हैं। और फिर वो पैसा, इनके तो मजे निकले हुए हैं कि वो पैसा पाकिस्तान जाता नहीं है, आपके गुर्दों पे साइन पहले कर, आप ये साइन करके दे जाते हैं। और 25 जो मिलियन, जो 250 मिलियन है, वो बस किस्तें दे रहे हैं उसकी, आईएमएफ की। वो किस्तें देने के लिए वो इन्होंने रखे हुए एक लेबर कैंप बना दिया है पाकिस्तान को। अब इसमें और बिल्कुल देखें, इनको सबको पता है कि करप्शन प्रॉब्लम है। एक्सपोर्ट वहां से कोई चीज ना हो रही है, ना होने की सलाहियत रखती है, क्योंकि बिजली बहुत महंगी है, तालीम नहीं है, लोग वहां से जरीलो ख्वार होकर भाग रहे हैं। जिस जर्मनी की आपने बात की है, जहां पे 45,000 2024 में 45,000 भारतीय स्टूडेंट आ रहे हैं, आपके भी लोग जा रहे हैं वहां, मंडी बाउद्दीन से जा रहे हैं, लेकिन पैदल चल के जा रहे हैं, डंकियों पे जा रहे हैं। आधे रास्ते में टर्की के डूब जाते हैं समुद्रों। और मैट्रिक भी तालीम नहीं है। फिर हमारे आर्मी चीफ आते हैं, हमारे वजीर आजम यहाँ आके जलसों में कह देते हैं कि ये डायस्पोरा है, ये डायस्पोरे को अमेरिका, ये कहते हैं आप सब हमारे पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं। ये नहीं पता ये सारे किश्तियों में आए हैं बैठ। लेकिन इसमें आरजू दर हकीकत मेरे जख्म जो है वो, मेरे जख्म 76 साल पुराने। मैं मुसलसल जब भी पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में पढ़ता हूँ, 1947 में जिस तरीके से वहां से इन्होंने शुरू किया। अब बल्कि मुझे अभी, मैं हिस्ट्री की एक बुक पढ़ रहा था जिसके अंदर मुझे पता चला कायदे आजम हमारे फाउंडर ने अमेरिका से 2 बिलियन कर्जा मांगने का, 2 बिलियन की ग्रांट मांगने के लिए लेटर लिखा था। एक्सक्यूज ये था कि भारत ने हमारे फंड्स जो है वो जब्त कर लिए, रख लिए, और ज्यादातर इंडस्ट्री भारत के हिस्से में चली गई।
फिर भारत एक इतना बड़ा कंट्री है, हमारे पास फौज छोटी है, हमें डर है, खतरा है भारत से, हमें $2 बिलियन दिया जाए, अमेरिका ने नहीं दिया। फिर किस तरीके से इन्होंने पेशावर के अड्डे दिए, इन्होंने अयूब खान साहब आए, इन्होंने यहां, बल्कि अमेरिका, इनकी स्टेटमेंट थी कि पाकिस्तान आर्मी इज एन अमेरिकन आर्मी। फिर इस्लाम को यूज किया उस वक्त भी कि हम तो भाई सोशलिस्ट उनके साथ नहीं चल सकते, हम तो जमहूरियत के साथ चलेंगे क्योंकि सोशलिज्म के अंदर जो है वो इस्लामिक वैल्यूज नहीं। तो फिर ये जख्म, ये आपके हालात आज नहीं है। नवाज शरीफ साहब तो एक, शहबाज शरीफ साहब तो एक चेहरे बदले हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। सिकंदर मिर्जा, अयूब खान देखें, फिर जिस तरीके से लवी डबी होते रहे, फिर बिल्कुल ही पाकिस्तान डिपेंडिंग हो, आज भी डिपेंडेंट है अमेरिकन एड पे। आपकी आर्मी जो है, डिफेंस टोटल जो है वो, क्योंकि हर टैंक, हर F-16, हर वहां पे बेल्ट तक तो बना नहीं सकते हैं भाई। वो तो F-16 को पंक्चर लगाने की सलाहियत भी नहीं रखते, वो भी यहाँ से जाती हैं चीजें, तो वो चल रहा है सारा कुछ। लेकिन फिर उसमें आरजू, जब कौमें आगे बढ़ने की बजाय वहां से भाग रही हों, उसमें इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं, जरा उनकी मैं डिफाइन करना चाहूंगा। कुछ तो जो वीजा की एप्लीकेशन भरने की सलाहियत रखते हैं, वो तो वीजा लेके भाग रहे हैं। जो एप्लीकेशन नहीं पढ़ रहे, वो पैदल भाग रहे हैं, जो लिख नहीं सकते अपना। जिनकी टांगे काम नहीं करते, वो वहां बैठे हैं बस। उनको वो आप रहमो करम पे हैं। एक जेल बना है, एक लेबर कैंप है, उसमें फंसे हैं 250 मिलियन लोग। और फिर उसके बाद आपने शुभ शुभ, उनके पास क्या है, क्योंकि मेजॉरिटी अनपढ़ है, जाहिल है। आपने देखें शुभ शुभ में वो जो, आप वो फूंकों के साथ आपके कैंसर का इलाज कर रहे हैं, फूंकों के साथ वो बाईपास सर्जरी कर रहा है बंदा। दूसरा एक बंदा जेल के अंदर है, जिसको एक औरत ने कहा है तुम आओ भाई, 5 बच्चों की मां हो, तुम मुझसे शादी करो, तुम वजीर आजम बन जाओगे। वो उसके साथ शादी कर ली उसने। फिर जिन्नात के जरिए 3.5 साल उसने चलाया। आज बल्कि मैं हैरान हूं, एक बात, 2 चीजें मेंशन करना चाहूंगा। आज मिफ्ता इस्माइल साहब जो है, सुना है टीवी के एक इंटरव्यू में रो पड़े हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, क्योंकि नैब के खास, बल्कि बिलखसूस मैं ये चाहूंगा, आपके तो खैर लोग देखने वाले, आपका ना यादाश्त बहुत छोटी। मेरे अक्सर दोस्त उस नैब के चेयरमैन का उन्होंने नाम रखा हुआ है चुम्मी चेयरमैन, जो कि पहले किसिस करते हुए पकड़े गए थे। तो वो उन्होंने मुफ्ता इस्माइल के ऊपर केस बनाया, उनकी वाइफ के ऊपर केस बनाया। फिर नैब के पास उसके केसेस का कोई प्रूफ नहीं था, तो वो जो अब आज उन्होंने वापस किया, तो वो आज टीवी चैनल पे रो पड़े। यूपेन के ग्रेजुएट है। उस पे मुझे एक और सेनेटर थे, उनकी मुझे याद, वो फौत हो चुके हैं, उनकी कौमी असेंबली में स्पीच थी। उन्होंने कहा था कि अब हम रो रहे हैं, कल आप भी रोगे। और उनके ऊपर केस बनाने वाले मेरे मुर्शिद पाक थे। मिफ्ता इस्माइल के पास चुम्मी चेयरमैन जो था, ऑपरेट होता था इमरान खान के रिमोट कंट्रोल से। आज ये कहते हैं हमारे साथ ज्यादतियां हो रही हैं, इन्होंने खुद अपने दौर में क्या क्या नहीं किया, लेकिन हर दौर में होता है। आज 76 साल से हो रहा है। आज मैं आपको, जो आपने खुद बात की, इसहाक डार साहब को डेप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया है, साथ मेरे राना सनाउल्लाह साहब को भी बना दिया गया है, क्योंकि सुना है कि इंतशार अंदर से ही शुरू हो चुका है। इन 2 लोगों की खूबसूरती क्या है, ये नवाज शरीफ ग्रुप के लोग, ये मायूस थे। और जब उस मौके पर ये सारी अनाउंसमेंटें हो रही हैं, नवाज शरीफ साहब अपने दोते को साथ लेकर, सफदर जुनैद सफदर को साथ लेकर चाइना के दौरे पे गए हैं कि वो आए, और सुना अपनी पर्सनल एंटरप्राइज बढ़ा रहे हैं, वो पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं कौम के लिए। अगर देखा जाए तो कुछ भी लेने नहीं गए, जो बाहर एक ड्रामा किया जाए। चले करें, देखें 250 मिलियन बेवकूफ मिले हैं आपको, आप लूटे उनको, आप दिल खोल के लूटे, क्या फर्क पड़ता है। और आप पहले और आखिरी नहीं होंगे, ये भी बताना चाहूंगा। आप पहले और आखिरी नहीं, जो पाकिस्तान को लूट रहे हैं, पहले भी लूटते रहे हैं, आज भी लूटेंगे, क्या फर्क पड़ता है। हम अपनी माँ के कपड़े फाड़ने में बहुत एक्सपर्ट हो चुके हैं, 76 साल से फाड़ रहे हैं। दूसरे सऊदी अरेबिया चले गए हैं। इस वक्त आपकी हुकूमत की सिर्फ एक ही आगे चलने की सलाहियत है कि अगर $5 बिलियन कहीं से मिल जाएगा, जो को ये सारे लूटेंगे मिल के बैठ के, तो ये हुकूमत चलेगी, वरना हुकूमत खत्म हो जाएगी। दूसरी तरफ से आपको इशारा आ चुका है, कल बड़ा अच्छा जावेद फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि अगर मौलाना फजलुर रहमान ने पीटीआई के साथ हाथ मिला लिया, तो ये गवर्नमेंट 6 महीने से ज्यादा नहीं चलेगी। अब जो लोग देखने वाले हैं, उनको मैं ये बताना चाहूंगा कि मौलाना फजलुर रहमान के पास ऐसा कौन सा वेपन है जिससे वो हुकूमतें बनाने और खत्म करने की सलाहियत रखते हैं।
सबसे बड़ा वेपन उनके पास मजहब का कार्ड है, इस्लाम। इस्लाम खतरे में कर देते हैं, डाल देते हैं। दूसरा सबसे बड़ा वेपन उनके पास क्या है, जो पाकिस्तान की फाउंडेशन में घुसा हुआ है, और वो पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक वही चीज है। वो चीज है आपका शुभ शुभ मदरसे, वहां से बच्चों को लेके आने की सलाहियत उनके पास। मौलाना फजलुर रहमान पर कोई आइडियोलॉजी नहीं है, उनकी कोई विजन नहीं है पाकिस्तान की, कोई विजन नहीं। मगर 2 दिन पहले तो मौलाना साहब भारत की भी बड़ी तारीफें करते रहे। कोई तारीफ तो करनी, इस वक्त भारत राइज जो कर रहा है, नजर आ रहा है पूरी दुनिया को, अंधों को भी नजर आ रहा है कि भारत राइज कर रहा है। तो उनका कहना कौन सा? इमरान खान साहब अपने जलसों में कहते रहे हैं कि जी देखें उनकी फॉरेन पॉलिसी, देखें भाई, वो देखें जब दिल करता है रशिया से तेल ले ले। हाँ भाई, तुम आईएमएफ से टुकड़े छोड़ो तो तुम भी तेल ले लो जहां से मर्जी। रशिया से तेल तो कैश पे मिलता है ना, वहां से कर्जों पे तो नहीं मिलता। तुमने पाकिस्तान को तबाही से कभी इसके पाकिस्तान को अपने पांव पे खड़ा करने की कोशिश की हो तो फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट हो ना। अगले दिन हमारे आर्मी चीफ साहब ने भी कहा है कि इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के लिए इंडिपेंडेंट मुआशी तरक्की जरूरी है। और मैं हर हमने को भी पता है इस बात का कि जब आप घर में खाने के लिए कुछ नहीं होगा तो फॉरेन पॉलिसी तो उसके बाद की बात है। जहां से पैसा आता है, टर्म्स कंडीशन साथ आती है। ये हर अंधे को पता है। ये 250 मिलियन लोगों को तो शायद नहीं पता, लेकिन हर अंधे को पता है कि जब तक आप अपने पांव पे खड़े नहीं होंगे, आप इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी भूल जाएं। आप क्या फॉरेन पॉलिसी की बातें करते हैं? फॉरेन पॉलिसी के स्पेलिंग सीखो पहले। हिस्ट्री मैं तो समझता हूँ गलत हिस्ट्री पढ़ा के लोगों को पाकिस्तान में आपने खराब कर दिया। हमारे जैसे लोगों को रिसर्च करने के लिए 5-5 हजार किताबें पढ़नी पड़ती हैं। आपका माजी क्या है? मैं तो अभी देख रहा हूं कि आपने चाइना के साथ क्या करते रहे हैं, आप अमेरिका के साथ क्या करते रहे, लूट के आपने दूसरे मुल्कों को, यहाँ पे टोरंटो, लंदन और दुबई सारा खरीद लिया। पता नहीं कि मैं तो, बल्कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं आईएमएफ फ्यूचर में, आरजू में आईएमएफ के ऊपर केस करना चाहूंगा फ्यूचर में। उसकी वजह ये है कि एज एन अमेरिकन सिटीजन मेरा ब्लड एंड स्वेट जो है इन करप्ट लोगों को देते हैं, और इनसे पूछते नहीं भी कहां लगाओगे, ये पूछते भी नहीं है। मगर सर आप इतना हल्के में ले रहे हैं। आपको पता नहीं अब ये चंद्रयान 3 को जो है चैलेंज करने जा रहे हैं, हमारा मिशन भी जा रहा है चांद पे। वो भाई एक चाइना की बस जा रही है आसमान की तरफ, उसमें हमने जो एक रियायती टिकट, उन्होंने कहा है भाई हम भारत को आपको दे देंगे कोई खबरें लगाने के लिए, तो आप भी को बच्चा भेज दें। तो ये वो आप उसकी बात कर रही है, मुझे ये पता है। हमारे पास साइकिल चलाने के लिए नहीं है भाई, हम तो साइकिल नहीं बना सकते। आप चांद पे जाने की बात कर रहे हैं। 11 बिलियन दुबई के अंदर 11 बिलियन पड़ा है, वो किस तरह चला गया आरजू? ये मेरा क्वेश्चन है। हर 250 मिलियन लोगों में से हर एक के लिए क्वेश्चन है। चैलेंज करो उसको। 11 बिलियन की प्रॉपर्टीज है दुबई में तुम्हारी, और तुम कहते हो हम गरीब मुल्क है। गरीब कहां हो भाई? तुम लूट के खा गए हो इसको। ये तो सोने की चिड़िया है तुम्हारे लिए। तुमने तो दुनिया का कौन सा ऐसा मुल्क है जिसको बेवकूफ नहीं बनाया आपने? ये तो मैं हैरान होता रहता हूं कि पता नहीं ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन चाहती क्या है आपसे। इतनी दुश्मनी आपसे, इतनी दुश्मनी कि वो 5-6 हजार लोगों के घर टोरंटो में, लंदन में, दुबई में बन रहे हैं और उनको मुसलसल पैसे दे रहे हैं। अब 3 साल के लिए सुना पैकेज दिया जा रहा है $6 से $8 बिलियन। पता नहीं उसका वो क्या क्या करेंगे, कितने घर लेंगे ये। दुबई शायद हो सकता है सारा ही ना खरीद लेंगे, मुझे तो ये डर लगा हुआ है। मुझे तो आरजू सर आपका पॉसिबल है जी। मुझे तो जी आपका फिक्र होता है कि आपके गुर्दों के, इन सबकी नजर आपके गुर्दों पे, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल ऐसा ही है सर, इसी तरह लग रहा है। लेकिन आईएमएफ से खैर पैसा लेके भी लग नहीं रहा कि ये खुश होंगे, या दोबारा एक और प्रोग्राम में जाने की भी बात हो रही है। खैर ये तो चल ही वही रहा है 6 से 8 बिलियन वो है जो जिसके लिए वो 3 से 4 साल का कर रहे हैं बातें इस वक्त, तो वो चल रही हैं। और वो कभी कहते हैं सऊदी अरब से आप पीआईए ले लें, कभी कहते हैं, आज बिलावल भुट्टो साहब का था कि हम ये नहीं बेचने देंगे ना पीआईए ना स्टील मिल, इसके लिए प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट सेक्टर के साथ किया जाए, हम फॉरेन किसी को नहीं लेने देंगे। अंदर के भी झगड़े कई चल रहे हैं, लेकिन ये कि किसी की नजर स्टेबिलिटी की तरफ नहीं है, करप्शन की तरफ नहीं है किसी की नजर भी। और जब तक इन करप्शन नहीं रोकेंगे, जब तक ये एमबीएस के साथ जाके हमारे आर्मी चीफ साहब ये मशवरा नहीं उनसे एडवाइस लेंगे कि इनको 5 स्टार होटल में ले जाके पैसे किस तरह लेने हैं, तब तक पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। जब तक आप लोगों को सजा नहीं देंगे पाकिस्तान को लूटने की,
उस वक्त तक आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। आप तरक्की तो बाद की बात है, जब तक अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। शहबाज शरीफ साहब ने अगले दिन बड़े आसानी से कह दिया, जिन लोगों को हमने बोझ समझ के उतारा था आज वो भी हमसे आगे निकल चले गए बांग्लादेश के बारे में। और इस तरह बातें करने से नहीं होती चीजें, जब तक दिल से एडमिट ना करो कि तुमसे गलतियां हुई। 1947 से लेकर जो कुछ तुमने पाकिस्तान के साथ क्या क्या जुल्म नहीं किया। पहले ब्यूरोक्रेसी, आपका वजीर आजम बनने के लिए ब्यूरोक्रेट होना जरूरी था, क्योंकि दूसरे लोग तो बेचारे अनपढ़ थे। फिर उसके बाद जब अयूब खान साहब आए तो गैरिजन स्टेट बनी है, उसके बाद आपने पलट के देखे ही नहीं है कि हम जा कहां रहे। मैं मुसलसल जहां बैठता हूं, लोग मुसलसल, खासकर ओवरसीज पाकिस्तानी मेजोरिटी को जो है पीटीआई सपोर्टर है, सारे सारा दिन फौज को गालियां देते हैं। उनसे मैं अगले दिन भी मैंने ये पूछा, भाई फौजी कौन है? जर्मन है, फ्रेंच है, कौन है? पाकिस्तानी है, हमारे बहन भाई हैं। उनका दिल नहीं करता कि पाकिस्तान तरक्की करे? उनका भी तो दिल चाहिए ना कि पाकिस्तान आज किस हालत में पहुंचा हुआ है। भाई किसी भी जजों से पूछ ले, जज पाकिस्तानी नहीं है, फ्रेंच। हाँ, ये आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा ऑफ द लाइन चला गया आरजू, आपके सारे जज पाकिस्तानी नहीं है, ये गलती से हो गया। आजकल बहुत खबरें चल रही हैं कि आपके मेजॉरिटी जो है जजेस वो ग्रीन कार्ड हैं, उनके डुअल सिटीजन हैं। ये भी खबरें हैं। इतने वसूख से मैं ये कह सकता हूं कि मेजॉरिटी जजेस की बीवियां और बच्चे फॉरेन नेशनल, उनका तो मुझे भी पता है। लेकिन तो ये सबसे पहले तो इनको ये खत्म करना चाहिए ना, जो दो दो पासपोर्ट लेके लोग यहाँ बैठे हैं, जब ये खत्म होगा तो सही होगा। आरजू आपकी इतला के लिए अर्ज करूंगा, भारत में इस तरह नहीं है। हाँ बिल्कुल, भारत में नहीं है, भारत में ऐसे नहीं। लेकिन यहाँ जो देखे ना, जंगल का बादशाह अंडे दे बच्चे दे, वो क्या फर्क? यही तो वो लोग हैं, यही तो वो लोग हैं जो लूट रहे हैं। फिर वो क्या, उन्होंने लूट के भागना भी तो होता है, लूट के भागना होता है। चलिए उसमें तो फिर लेकिन आरजू एक सिंपल चीज है, नेशंस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट नेशनलिज्म। और मेरे ख्याल में फंडामेंटल सी चीज है, ये कोई नई बात नहीं है, शुरू से ही ये असूल है। जब तक कौमों के अंदर कौमियत नहीं होगी, कौम के अंदर प्राइड नहीं होगी, जब एक बच्चा पैदा होता है पहले दिन ही वो कहता है मैंने टोरंटो में जाना है, मैंने लंदन या दुबई में रहना है। हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश है। आज किसी एम्बेसी को आपके छोड़े, वीजे खुले करे, आपके तमाशे। आप तो रशिया चल जाते हैं भाई, बॉर्डर क्रॉस करके, आप तो रशिया जहां से भूखमरी पड़ी यहाँ पे। लेकिन आज वीजे खोले तो मैं समझ रहा हूँ सब दाढ़ियों वाले सबसे पहले होंगे वहां पे आगे, जो सारा दिन अमेरिका को गालियां निकालते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर ये भी सुनने में आ रहा है, कई बल्कि पीटीआई के लोग ज्यादा ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने वही पहले की तरह अड्डे दे दिए, सब स्पेस दे रहे हैं उसको अमेरिका को, ताकि ईरान और अफगानिस्तान पे अटैक के लिए। क्या ये पॉसिबल है कि दोबारा एक बार ये सब कुछ देखने को मिले? आरजू आपके मुंह में घी शक्कर, अगर ऐसी बात हुई तो हम फौरन देंगे, रोकेंगे क्यों? भाई पैसों के साथ देंगे, हम फ्री थोड़ी अड्डे देते हैं। मरवत साहब कह रहे थे, वो जो पीटीआई के हैं, वाडा साहब कह रहे थे। वाडा साहब की मर, सोर्सेज में से मैंने देखा कि वो गलत बात नहीं करते, उनकी चीजें जो है, उनकी बातें सच्ची होती हैं। लेकिन अगर अमेरिका को जरूरत हुई तो आप ना नहीं करेंगे कभी भी, सवाल ही नहीं पैदा होता। और दूसरा, अमेरिका ने अभी आज तक आपके रैकेट के हिसाब से कभी फ्री अड्डे नहीं लिए, ना दिए हैं, ना लिए हैं, ना आप लेते हैं फ्री अड्डे, ना ये लेते हैं फ्री अड्डे। आप अड्डों के पैसे लेते हैं, ये तो बड़ी पुरानी बात है। आपने तो 1950 से उनको पिशावर का अड्डा दिया था, बल्कि U2 जो जहाज गिराया था रशिया ने, मुझे आज भी याद है, जब मैं हिस्ट्री पढ़ रहा था तो वो पेशावर से उड़ा था, वो उन्होंने गिराया था। और उसके बाद रशिया ने थ्रेट किया था कि हम इसके ऊपर एटॉमिक बम फेंकेंगे। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने माफी मांगी थी बल्कि उस वक्त। तो अड्डे देने लेने वाली कोई बात नहीं थोड़ी है। आप तो ना करते नहीं है। हाँ, पैसे, मेरी ये ख्वाहिश दूर होगी कि पैसे अच्छे लें, आप बड़ा सस्ते दे देते हैं जगह। पता नहीं क्या बात है, आपको नेगोशिएशन सही नहीं आती। आपको चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप की वो किताब नेगोशिएशन पढ़ लें ताकि आप रेट अच्छा ले सकें। आप सस्ते, आपसे कोई एक अड्डा मांगे तो आप 2 फ्री दे देते हैं साथ, ये ना करें आप। और दूसरा मगर सर, जी जी सर, इलेक्शंस तो अमेरिका में भी आने वाले हैं ना, तो उसको आप कैसे देख रहे हैं? आपके ख्याल से कुछ पाकिस्तान के साथ पॉलिसीज चेंज होंगी या वही रहेंगी? पाकिस्तान के साथ पॉलिसी, मैं बता देता हूँ आपको पॉलिसी क्या होगी। पाकिस्तान की पॉलिसी, पाकिस्तान की जो आपकी फॉरेन पॉलिसी, आपकी जियोग्राफिकल लोकेशन है। वरना नेपाल भूटान को कोई नहीं पूछता। आपका बॉर्डर अगर इंडिया के साथ इतना ना होता, चाइना के साथ ना होता, ईरान अफगानिस्तान के साथ ना होता, तो कोई पूछता भी ना। हाँ, उसमें अब ये होगा कि रिपब्लिकन अगर फेयर इलेक्शन हुए अमेरिका में, क्योंकि अब फेयर इलेक्शन भी जो है ख्वाब ही नजर आते हैं। अगर फेयर इलेक्शन हुए तो इसमें रिपब्लिकन आएंगे, जो भी आएगा।
डोनाल्ड ट्रंप इनके डर रहे हैं, इस वक्त खौफ है। बल्कि टाइम मैगजीन ने उनकी तस्वीर लगाई अगले दिन और साथ लिखा कि इफ ही विंस तो क्या होगा दुनिया। इस वक्त आपके देखने वालों को यह भी पता होना चाहिए 6-7 मुल्कों के सदूर जो है वो आके मिल चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप से, क्योंकि उन्हें नजर आता है शायद कि ये जीतेंगे अगर इलेक्शन फेयर हो। अब ओबामा क्या करेंगे? अब सख्त घबराए हैं इस वक्त बिल क्लिंटन और ओबामा। बाइडेन साहब को तो होश ही नहीं है अगर, तो उनकी ख्वाहिश ये है कि अगर इनको पकड़ के अरेस्ट कर लिया जाए, लेकिन अगर अरेस्ट कर लिया गया तो फिर उनके वोट और ज्यादा बढ़ जाएंगे। अगर वो जीतेंगे तो ये रिपब्लिकन फिलॉसफी है कि हमेशा वो पेंटागन को स्ट्रॉन्ग करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब का डॉक्टर अपने 4 साल के पीरियड में था कि वी विल अचीव पीस बट थ्रू स्ट्रेंथ, और उसी की वजह से 4 साल जंग नहीं हुई, क्योंकि वो सीरियस प्रेसिडेंट थे, अनप्रडिक्टेबल थे और सियासतदान नहीं थे। अभी भी वो चैलेंज करते हैं कि मैं जब भी आया तो दुनिया की जंगें बंद कर दूं। उनका बिल्कुल मैं सीरियस समझता हूं। अगले दिन एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि आप इजराइल के ऊपर आप क्या स्टैंड लेंगे, तो उन्होंने जवाब बड़ा सही दिया। उन्होंने कहा अगर मैं प्रेसिडेंट होता, हमास इजराइल के ऊपर अटैक ही ना करता, क्योंकि मैंने ईरान को चोक कर दिया था सैंक्शंस के जरिए। बड़ा सही जवाब था। रशिया का, उन्होंने कहा रशिया डरता था, और यूक्रेन को वो कहते मैं $1 नहीं दूंगा। उन्हें पता है कि रशियन करप्ट है, और इस वक्त भी जो पैसा अमेरिका का खून पसीना जा रहा है वो सारा वो भी दुबई जा रहा है, वो भी लंदन जा रहा है सारा। तो वो ये चीजें ना करते तो फिर ना यूक्रेन ने आगे से रेजिस्ट करनी थी चीजें, ना रशिया ने कुछ करना था। तो बात उनकी बिल्कुल ठीक है। हाँ, उसमें ये जरूर होगा कि आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी आपकी जियोग्राफिक लोकेशन की वजह से। आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी ताइवान के हवाले से। और इस वक्त जो इंडिया के साथ जो भी आपके इस वक्त रिलेशन थोड़े बहुत अमेरिकन के साथ चल रहे हैं, उसके पीछे एक हकीकत ये जरूर है कि आजकल अमेरिका के रिलेशनशिप जो है भारत के साथ वो पुराने वाले नहीं है। बल्कि मैं ये मेंशन करना चाहूंगा कि इस वक्त वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वो भारत की या तो तरक्की की वजह से या वहां इलेक्शन की वजह से या जो भी है, एक पूरी कंपेन चला रही है, एंटी मोदी कंपेन। ऑलमोस्ट ये कहा जा सकता है कि एंटी मोदी कंपेन ही है वो, कि उसमें वो मुसलसल वॉशिंगटन पोस्ट ने भी अगले दिन आर्टिकल लिखा है जो कि उन्होंने विक्रम यादव वहां के जो रा के एक एजेंट है उनका पहली दफा हिस्ट्री में नाम लिया गया है, उसका उस पर लिखा। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने ऑस्ट्रेलिया से खबर एक आई है कि किस तरीके से वहां पे जो एजेंट्स हैं इंडियन, वो डिफेंस की ड्राइंग वगैरह उनकी जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो लेकर वहां से चोरी करके भारत ले जा रहे हैं। ये भी, और टोरंटो में अगले दिन आपने देखा होगा कि वहां पे बैसाखी के मौके पर जहां पे ट्रूडो साहब गए, उन्होंने वहां पे खालिस्तान के नारे लगाए, लेकिन जिसको कंडेम नहीं किया ट्रूडो साहब ने। तो ये पूरी एंटी इंडिया, एंटी मोदी जिसको कह लें, जो कि कंपेन चल रही है। मैं हमेशा आपको कहता था कि भारत की तरक्की जो है उसको दुनिया ऐसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। उसके कुछ वो कहते हैं ना, जब भी आप तरक्की करते हैं उसके साथ चीजें अटैच होती हैं सारी। आपके अच्छे दोस्त भी दुश्मन बन जाते हैं आपके। बिल्कुल। ये सारी चीजें फेस हो रही हैं इस वक्त। लेकिन डॉक्टर जयशंकर इज अ वेरी स्मार्ट मैन। अल्टीमेटली मस्ट हैव समथिंग इन रिटर्न, जिस पे ये करेंगे, अपना फैसला करेंगे। इस वक्त अगर देखा जाए तो चीजें कई काफी फॉरेन पॉलिसी के हवाले से भारत को कई मुश्किलात का सामना है। यहाँ से वेस्टर्न सिविलाइजेशन पुश कर रही है, और चाइना आपके रीजन के अंदर चाइना भी मसल फ्लेक्स कर रहा है। मालदीव ने अपना डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट कर लिया चाइना के साथ। नेपाल जो है वो भी, उनके प्राइम मिनिस्टर का भी दौरा था चाइना का। श्रीलंका का प्राइम मिनिस्टर का भी दौरा था चाइना का। और पाकिस्तान आपको पहले ही पता है कि ऑलमोस्ट चाइनीज कॉलोनी है, अगर पैसे दें तो वो, तो फिर वो इन सारे हालात में मुश्किलात हैं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के लिए। लेकिन अल्टीमेटली वो दे आर ग्रोइंग। और अभी एक और चीज जो मैं समझता हूँ, जो चाहे उसको इलेक्शन से आप रिलेट कर लें, चाहे इकॉनमी से रिलेट कर लें, इलॉन मस्क जो है वो जो भारत नहीं गए थे वो चाइना चले गए। और चाइना मसल फ्लेक्स कर रहा है अपना। टोनी बिल्कन भी वहां पे गए थे। फिर उसके बाद वो सऊदी अरेबिया गए, सऊदी अरेबिया से वो जॉर्डन जाएंगे, जॉर्डन के बाद वो इसराइल जाएंगे। जो कल एक बड़ी खबर वॉशिंगटन के लिए एक हैरान कुन थी, वो खबर ये थी कि बीजिंग ने अनाउंस किया है कि वहां पे फतह अल फतह, जो कि इस वक्त वेस्ट बैंक में फलस्तीन को वो गवर्न करते हैं, और हमास के लीडरान जो गाजा को गवर्न करते हैं,
उन दोनों की मुलाकात बीजिंग में हुई है। पहले माजी में मैं हमेशा ये कहता था किस तरह की मुलाकातें कैंप डेविड में होती थी, लेकिन इस वक्त हमारे अमेरिकन जो है वो को कोई होश नहीं है। वो अपने कोलंबिया यूनिवर्सिटी के झगड़ों में और प्रोटेस्ट में मसरूफ हैं, उन्हें बिल्कुल नहीं पता। और लेकिन चाइना इज फ्लेक्सिंग देयर मसल एट द सेम टाइम। उसमें ये चाइनीज फॉरेन भारतीय फॉरेन पॉलिसी के लिए चैलेंजेस हैं उसमें जो चाइना। लेकिन मोदी जी निकलते हुए लग रहे हैं, आपको लग रहा है मोदी जी निकल जाएंगे इसमें से, प्रॉब्लम निकल जाए नहीं। मोदी साहब की अगर देखा जाए तो जो 10 साल की परफॉर्मेंस है, जिस तरीके से भारत को वो एक रीजनल पावर और जिस तरीके से वो आगे लेकर निकले हैं, उस पर मैं नहीं समझता कि मोदी साहब इलेक्शन उनको मुश्किलात होंगी। मेरे ख्याल में मोदी साहब विल अचीव विद द फ्लाइंग कलर्स ही विल विन द इलेक्शन, मुझे इसमें कोई शक नहीं। और 4 साल मोदी साहब के अगले 4 साल जो अगला पीरियड भी होगा टर्म, उसमें वो इंडिया विल रिमेन स्ट्रॉन्ग। क्योंकि मैंने कहा आपको बताया, दुनिया के अंदर जहां जहां भी कोलिशन गवर्नमेंट्स होती हैं, कोलिशन गवर्नमेंट्स, वहां मुल्क तरक्की नहीं करते। वो फिर आपस के झगड़ों में पड़े रहते हैं, ही सेड दिस, शी सेड दिस। वो तरक्की पे पहली दफा एक पार्टी ने जो रूल किया है, कमांड की है, इस वंडरफुल। उसके इश्यूज जरूर हैं, ये नहीं मैं कहूंगा कि एवरीथिंग इज लवी डबी। उसमें इश्यूज हैं, क्राइसिस हैं, उन चीजों में मुश्किलात हैं। मैंने आपको मेंशन किया है जिस तरीके से चाइना आसपास घेरा डाल रहा है भारत के, और वेस्टर्न सिविलाइजेशन भी जो उनके साथ वो पुराने नहीं है। जिस तरह मैं मिसाल देता हूँ, मोदी साहब जब अमेरिका के दौरे में तो आए थे यहाँ से, उसके बाद ये यूरोप गए, उसके बाद मिडिल ईस्ट गए, उस वक्त लग रहा था कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन भी मोदी साहब के साथ है, मिडिल ईस्ट की खलीज स्टेटें भी हैं, खलीज वाले भी साथ हैं, और यूरोप भी साथ है। लेकिन अब वो थोड़े थोड़े, जिस तरह मैं बता रहा था कि शायद उनको भारत की वो जो तरक्की है वो शायद नहीं पसंद आ रही, या कोई और वाकयात हैं। मुझे तो यही नजर आता है अल्टीमेटली, खासकर जो बिलखसूस ये जो स्कैंडल यहाँ पे पन्नू साहब का निकाला गया है, वहाँ पे निजर साहब का है, वहाँ पे कनाडा के अंदर है। फिर उसके बाद ये अगले दिन आर्टिकल ऑस्ट्रेलिया ने लिखा है जो एस्पेनाज। फिर उसके बाद 20 लोगों को जो मारने का पाकिस्तान के अंदर चीजें हैं। तो ये सारी चीजें अगर देखी जाए तो these are the bumps they are facing in भारत की फॉरेन पॉलिसी पे। लेकिन they have a strong, उनके पास देखें, डॉक्टर जयशंकर was born to become a diplomat. He's a truly a hero of foreign policy of India. तो ultimately he's watching it closely। और मोदी साहब इलेक्शन के बाद आज अल्टीमेटली ज्यादा खुल के इस पे नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि इलेक्शन है, उस पे चीजें कंट्रोवर्सी हो जाती है कई दफा। वो इलेक्शन के बाद मेरे ख्याल में दे विल ओवरकम द सिचुएशन। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए, जो आपने जो एक आइडेंटिफाई किया है अभी के जर्मनी के अंदर 45,000 स्टूडेंट्स जाएंगे, यही भारत की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इज द सीक्रेट ऑफ इंडियाज ग्रोथ। और फिर उसके बाद उनके डायस्पोरा का, पहली दफा मैं डायस्पोरा को देख रहा हूँ कि दे आर इन लव विद इंडिया, दे आर इन लव विद देयर हेरिटेज। इस वक्त वॉशिंगटन डीसी के अंदर भारत का सबसे बड़ा वेपन उनका डायस्पोरा है। मैं उनको डायस्पोरा नहीं कहता, टेक्नोक्रेट कहता हूँ, टेक्नोक्रेट्स। बिल्कुल। और सर ये तो खैर बहुत दिन से हम लोग बात कर भी रहे थे कि जो जिस तरीके से भारत आगे जा रहा है, जो सक्सेस है, वो तो ना सिर्फ ये कि पूरी दुनिया में लोगों को जाहिर है कि अच्छा नहीं लग रहा होगा, अमेरिका को और बाकी कंट्रीज को भी, लेकिन भारत में भी यकीनन बहुत से अपोजिशन पार्टीज ऐसी होंगी जो यकीनन मोदी जी को चाह रही होंगी कि वो इतने सक्सेसफुल ना रहे। लेकिन आई होप कि वो सक्सेसफुल रहेंगे, क्योंकि 10 साल उन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया है। और दूसरा आरजू, एक और चीज आखिर में कहूंगा कि मैंने परसों मूवी देखी है लापता लेडीज, was wonderful, we are loved। मैं आपको पता भारतीय फिल्में, खासकर एक खास स्टाइल की जो भारतीय फिल्में हैं, उसमें जो जबान हिंदी थी, मैंने उसको बड़ा एंजॉय किया। जो एक पुलिस वाले का जो उसमें रोल था, जिसमें बिलखसूस वो पान खाते हुए साथ बोलते हैं, और इट वाज अ कॉमेडी टच, और इट वाज अ वंडरफुल मूवी। मैं दोस्तों को, देखने वालों को कहूंगा कि इफ यू गेट अ टाइम, अ चांस, लुक एट द लापता लेडीज, इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच।